हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेपनेशन। आपका 6 दिसंबर के करंट अफेयर्स में स्वागत है। तो चलिए फिर आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसको इस लेक्चर में कवर करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री विल बी द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन 2023। 2023 में गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो वो होंगे ऑप्शन सी इजिप्ट के राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इजिप्ट। तो अगले साल का जो रिपब्लिक डे होगा यानी कि 26 जनवरी, तो उसके चीफ गेस्ट के रूप में भारत ने इनवाइट किया है इजिप्ट के प्रेसिडेंट जिनका नाम है अब्देल फतह एल सीसी। अब्देल फतह एल सीसी ये भी 2014 में इजिप्ट के राष्ट्रपति बने थे। वहीं उससे पहले वो इजिप्ट के मिलिट्री चीफ और डिफेंस मिनिस्टर थे। वहीं बात करें इजिप्ट की, तो इजिप्ट का जो कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है वो कायरो है, कायरो। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो मनाया जा रहा है ऑप्शन बी नागालैंड में। ऑप्शन बी नागालैंड। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है जो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है और ये शुरू होता है 1 दिसंबर से। और वहीं 1 दिसंबर ही क्यों? क्योंकि 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड को स्टेट का दर्जा मिला था। और वहीं ये फेस्टिवल 10 दिसंबर तक चलेगा। और वहीं इसके साथ ही ये जो फेस्टिवल है ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये कोहिमा के नागा हेरिटेज विलेज जो है किसामा, वहां पे इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और वहीं इस साल इसका 23वां एडिशन था। और वहीं इस 23वें एडिशन के जो मुख्य अतिथि थे वो थे भारत के वाइस प्रेसिडेंट और वो हैं जगदीप धनखड़ जी। और वहीं इससे पहले जगदीप धनखड़ जी वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। और वहीं जो ये फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट करता है नागा वॉरियर टाइप्स और इस फेस्टिवल का नाम रखा गया है इंडियन हॉर्नबिल के नाम पे, जो कि एक लार्ज और कलरफुल फॉरेस्ट बर्ड है। और आप इसका फोटो यहाँ पे देख सकते हैं। और वहीं इसके साथ ही कुछ स्टैटिक जीके कि जो नागालैंड है उसकी राजधानी कोहिमा है। वहीं नागालैंड का लार्जेस्ट सिटी जो है वो दीमापुर है। वहीं नागालैंड में कुल 16 जिले हैं। तो नागालैंड के सीएम है नेफ्यू रियो और वहीं गवर्नर है जगदीश मुखी जिनको की एडिशनल चार्ज दिया गया है। Which country will assume chairmanship of the plenary of the Wassenaar arrangement for a year on January 1, 2023? कौन सा देश 1 जनवरी 2023 को एक वर्ष के लिए वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? तो करेगा ऑप्शन सी भारत। ऑप्शन सी इंडिया। वहीं इसके साथ ही जो G20 का प्रेसिडेंसी है वो भी अभी भारत के ही पास है। इसके साथ ही 1 जनवरी 2023 से इसके पास वासेनार अरेंजमेंट का भी चेयरमैनशिप रहेगा। और वहीं इस चेयरमैनशिप को ट्रांसफर किया गया था जो अभी 26वां एनुअल प्लेनरी चल रहा है वियना में। तो उसमें जो आयरलैंड के एम्बेसडर है तो उन्होंने इस चेयरमैनशिप को भारत को सौंपा। और वहीं इस वासेनार अरेंजमेंट में 42 कंट्रीज का ग्रुप है। और वहीं इस अरेंजमेंट से जो देश आखिर में जुड़ा है यानी कि वो बना है 42nd पार्टिसिपेटिंग स्टेट, वो था भारत। भारत 2017 में इसका मेंबर बना। और वही वासेनार अरेंजमेंट क्या करता है? तो ये देखता है कि दुनिया में जितने भी वेपन्स है इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन, उसका जो खरीद बिक्री होता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये निगरानी रखता है कि जो सेल या ट्रांसफर हो रहा है वो सही तरीके से हो और उस वेपन का मिसयूज ना हो, जिससे कि बाकी देशों के बीच में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। इंडियन आर्मी सुदर्शन चक्र कॉर्प्स कैरिड आउट एक्सरसाइज सुदर्शन प्रहार इन विच स्टेट? भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने किस राज्य में अभ्यास सुदर्शन प्रहार शुरू किया? तो वो किया ऑप्शन बी राजस्थान में। ऑप्शन बी राजस्थान। तो ये जो सुदर्शन प्रहार एक्सरसाइज है ये इंडियन आर्मी का सुदर्शन चक्र कॉर्प्स द्वारा किया गया। और ये कहाँ किया गया? तो किया गया राजस्थान के डेजर्ट में यानी कि थार डेजर्ट। वहीं इसके साथ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट कि जो करेंटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो है जनरल मनोज पांडे जी। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 कमीशन इन विच सिटी?
आधुनिक लाइट हेलीकॉप्टर MK3 किस शहर में कमीशन किया गया? तो किया गया ऑप्शन डी चेन्नई में। ऑप्शन डी चेन्नई। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड जो है VS पठानिया जी, उन्होंने इस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को कमीशन किया जिसका नाम है MK3 स्क्वाड्रॉन। और वहीं इसे कमीशन कहाँ किया गया? तो किया गया तमिलनाडु के चेन्नई में। और वहीं इस हेलीकॉप्टर को भारत में बनाया गया है ऑन द लाइन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। और वहीं इस हेलीकॉप्टर को बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। Who took charge as the secretary in the Department of Revenue, Ministry of Finance? राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय में सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो संभाले ऑप्शन सी संजय मल्होत्रा जी। ऑप्शन सी संजय मल्होत्रा। तो संजय मल्होत्रा जो कि 1990 बैच की IAS ऑफिसर है ऑफ राजस्थान कैडर, उन्होंने चार्ज लिया एज द सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। और वही इन्होंने रिप्लेस किया तरुण बजाज जी को जिनका कार्यकाल 30 नवंबर को खत्म हो गया था। Whose term has been extended as the foreign secretary up to 30 अप्रैल 2024? विदेश सचिव के रूप में किसका कार्यकाल 30 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दिया गया है? तो बढ़ाया गया है ऑप्शन डी विनय मोहन क्वात्रा जी का। ऑप्शन डी विनय मोहन क्वात्रा। तो सबसे पहले तो क्वात्रा जी जो है वो 1988 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर है जिन्होंने चार्ज लिया था एज फॉरेन सेक्रेटरी इन मई 2022 और वो बने थे भारत के 34वें फॉरेन सेक्रेटरी और ये सक्सीड किए थे हर्षवर्धन श्रृंगला जी को। और वहीं इनका जो कार्यकाल है वो 31 दिसंबर 2022 को खत्म हो रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने इनका जो टर्म है उसे बढ़ा दिया है। अब वो इस पद पे बने रहेंगे 30 अप्रैल 2024 तक। As per Forbes, who has bagged the top spot on the annual list of India's 100 richest billionaires? फोर्ब्स के अनुसार भारत के 100 सबसे अमीर अरबपतियों की वार्षिक सूची में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? तो वो किया ऑप्शन ए गौतम अदानी ने। ऑप्शन ए गौतम अदानी। तो फोर्ब्स इंडिया 100 रिचेस्ट 2022 की सूची में गौतम अदानी जो कि चेयरपर्सन है अदानी ग्रुप के, उन्होंने इस सूची में टॉप किया है और उनका जो टोटल नेटवर्थ है वो 150 US बिलियन डॉलर है, जो कि 2021 के बाद इनका जो वेल्थ है वो डबल नहीं हुआ है, ट्रिपल हो गया है। वहीं वैसे तो ये भारत के रिचेस्ट पर्सन है और वहीं इसके साथ ही वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन भी है। वहीं इस सूची में सबसे पहले तो गौतम अदानी है, फिर रिलायंस के मुकेश अंबानी और वहीं उसके बाद तीसरे नंबर पे है राधा किशन दमानी। और वहीं इस लिस्ट में एक और इम्पोर्टेंट चीज है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि जो सावित्री जिंदल है जो कि चेयरपर्सन है ऑफ OP जिंदल ग्रुप, वो बनी है भारत की रिचेस्ट वुमेन। और वहीं ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो इनका जो रैंकिंग है छठा है। ऐसे तो छठा है लेकिन एज वुमेन इनके पास सबसे ज्यादा नेटवर्थ है। Which company's emergency first nasal COVID vaccine was approved? किस कंपनी की इमरजेंसी फर्स्ट नेजल कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी गई है? तो मिला है ऑप्शन सी भारत बायोटेक को। ऑप्शन सी भारत बायोटेक। तो जो भारत बायोटेक है ये हैदराबाद बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है और इसने लॉन्च किया है पहला नेजल कोविड-19 वैक्सीन और वहीं इस वैक्सीन का नाम है इनकोवैक। और आप इसका नाम याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि वैक्सीन का नाम क्या है। और वहीं इसे अप्रूव किया है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने। वहीं अगर देखा जाए तो इस वैक्सीन को ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है इमरजेंसी यूज के लिए, लेकिन वो जो अप्रूवल था वो होमोलोगस बूस्टर डोज के लिए था, यानी कि अगर वो व्यक्ति अगर सेम वैक्सीन लेता है फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज में तो जो बूस्टर डोज भी होगा वो भी सेम होना चाहिए। लेकिन अब जो अप्रूवल मिला है इसको तो ये मिला है हेट्रोलोगस बूस्टर डोज के लिए, यानी कि अब पहले दो वैक्सीन कोई भी लिया हो उससे अब मतलब नहीं है। अब जो ये वैक्सीन है ये किसी को भी दिया जा सकता है, वो चाहे इससे पहले सेम वैक्सीन लगाया हो या नहीं लगाया हो, तो दोनों के लिए ये वैक्सीन काम करेगा। स्टेफनी फ्रापार्ट फर्स्ट वुमेन टू रेफरी अ मेंस वर्ल्ड कप मैच बिलोंग टू व्हिच कंट्री? स्टेफनी फ्रापार्ट
पुरुषों के विश्व कप मैच में रेफरी करने वाली पहली महिला किस देश से संबंधित है? तो वो संबंधित है ऑप्शन ए फ्रांस से। ऑप्शन ए फ्रांस। तो स्टेफनी फ्रापार्ट जो कि फ्रांस से है वो बनी है पहली महिला टू रेफरी अ मेंस वर्ल्ड कप मैच। और वहीं ये किस मैच में रेफरी बनी थी? तो ये बनी थी जर्मनी और कोस्टा रिका के बीच में जो मैच हुआ था 2 दिसंबर को इन ग्रुप ई स्टेज। तो इस मैच में ये रेफरी बनी थी। वहीं जो कतर में फीफा 2022 चल रहा है उसमें कुल 36 रेफरी को सेलेक्ट किया गया है, जिसमें कि 3 रेफरी जो है वो महिला है, जिसमें कि एक तो स्टेफनी फ्रापार्ट है और वहीं दूसरी है रवांडा की सलीमा मुकनसंगा और तीसरी है जापान की योशिमी यामाशीता। तो 36 में से 3 महिला रेफरी है इस साल फीफा वर्ल्ड कप में। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि इन विच ईयर द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश। भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। और वहीं इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में इस डेली करंट अफेयर सीरीज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।